नमस्कार दोस्तों, एक नई खोज में आपका स्वागत है। आज की खोज है गांधी की शहादत, जिसका लेखक है जगन फडणवीस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे गांधी जी का प्रभाव बढ़ने के कारण ब्राह्मण समाज ने उनकी छवि खराब करने के लिए गलत गलत आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश किया। और जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 4, अनुक्रम 2, विभाजन और गांधी। विभाजन के बीज अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति में है। उसी तरह मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की धर्म और द्वेष की राजनीति में भी विशेष रूप से है। साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं के अहम भाव में तथा गलत समय पर गलत विधान करने में भी है। इसलिए विभाजन का पाप किसी एक के माथे मढ़ना अप्रामाणिकता होगी। 1757 की क्रांति तथा उससे भी पहले 1663 में दक्षिण में हुए किसान और साहूकार के आंदोलन में हिंदू मुस्लिम साथ साथ मिलकर लड़े। तब हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर अपने साम्राज्य की नींव पक्की करने की नीति अंग्रेजों ने अपनाई और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक होकर विभाजन का विरोध किया। फरवरी 1950 में लॉर्ड कर्जन ने भारत मंत्री को विभाजन की योजना भेजी और उसे मंजूरी मिलने तक पूरी तरह गुप्तता रखी गई। विभाजन को मंजूरी मिलते ही 19 जुलाई 1905 को उसकी घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को कार्यान्वित की गई। उस बंगाल में 8 करोड़ आबादी, उनमें से 4 करोड़ 30 लाख बंगाली और 2 करोड़ 10 लाख बिहारी तथा उड़ीसा के थे। राजकाज की सुविधा की दृष्टि से बंगाल जैसे बड़े प्रांत का विभाजन कर बंगाली भाषाओं का अलग प्रांत बनाया जाता तो विरोध न होता। पर लॉर्ड कर्जन ने राजकाज की सुविधा का झूठा कारण सामने रखकर बंगाल का विभाजन इस तरह किया कि पूर्व काल के मुस्लिम बहुल प्रदेश का एक प्रांत बने और बचा हुआ हिस्सा भी हिंदू बहुसंख्यक न हो पाए। हिंदू मुस्लिमों में फूट डालकर राज करने की नियति से यह विभाजन किया गया था, लेकिन उस समय फूट डालो और राज करो नीति कारगर न हो पाई। हिंदू मुस्लिम हाथ में हाथ डाले कांधे से कांधा मिलाकर अंग्रेजों के विरोध में खड़े हुए और विभाजन रद्द करवाया। हिंदू मुस्लिम की एकता बंगाल का विभाजन रोक न सकी। यह देखकर अंग्रेजों ने सोचा कि साम्राज्य बचाए रखने के लिए दोनों में फूट डालने की नीति गतिशील आवश्यक है। बंगाल के विभाजन से पहले लॉर्ड डफरिन यह समझ गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता साम्राज्य के लिए खतरा है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद की 3 वर्षों की कांग्रेस की सदस्यता संख्या का लॉर्ड डफरिन ने अध्ययन किया। उसने पाया कि कांग्रेस में हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से अधिक है। इसका आधार लेकर भारत में हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं। ऐसा डफरिन ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का पहला बीज 1888 में बोया। राजनीति का प्रवाह वह रहा था। हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालना अंग्रेजों ने शुरू किया था। उसी समय हिंदू और मुसलमान दोनों में धर्म की राजनीति चलाने वाले छोटे छोटे प्रवाह निर्माण हो रहे थे। पाकिस्तान के जनक समझे जाने वाले बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना 1940 तक अखंड हिंदुस्तान के समर्थक थे। शुरू में वो मुस्लिम लीग के सदस्यता होने के लिए भी राजी नहीं थे। मुस्लिम लीग राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, ऐसा उनका मत था। स्वतंत्रता चबक कीची विचारधारा मधु लिमिये। जिन्ना मुसलमान जनमत को भी राष्ट्रवाद की परिधि में ला रहे थे। 1916 में लखनऊ में हुए
मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने कहा था, इस समय हम सब के एकजुट होने की प्रबल प्रक्रिया शुरू हुई है। अलग अलग धर्म, वंश तथा जातियों से बना नया हिंदुस्तान अपने उज्जवल भविष्य की ओर चल पड़ा है। आगे जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों को केवल अपने सामूहिक हित का और संकुचित स्वार्थ का विचार छोड़ देना चाहिए। 7 करोड़ मुसलमानों को निर्भय बनाकर यह सिद्ध करना होगा कि काया, वाचा, कर्मन हम राष्ट्रीय एकता के निर्माण में शामिल हैं। पहले मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि कांग्रेस के अधिवेशन में और कांग्रेस का प्रतिनिधि मुसलमान लीग के अधिवेशन में उपस्थित रहता था। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में बैरिस्टर जिन्ना उपस्थित थे। उस समय अपने भाषण में जिन्ना कहते थे, हिंदू समाज बहुमत की शक्ति से विधानसभा में कोई कानून हम पर थोपेगा और जबरन हिंदू सरकार की स्थापना करेगा। ऐसा समझना निरर्थक और निराधार है। हिंदू श्रेष्ठ तब का नारा केवल एक हौवा है। आप लोगों के शत्रु आपका मन विचलित करने के लिए यह डर दिखा रहा है। आज़ादी के लिए आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम परस्पर सहयोग ना करे, यह लालसा इस तरह का हौवा खड़ा करने के पीछे है। इस देश पर हिंदुओं का राज आप ना चाहते हो तो उसी भावना और उसी आवाज़ में मैं कहूँगा कि इस देश पर मुसलमान का राज ना हो। और ब्रिटिश 1940 तक बैरिस्टर जिन्ना अपने इसी मत पर कायम थे। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग करने वाला प्रस्ताव मंजूर हुआ। जिन्ना की इस भूमिका में परिवर्तन का एक कारण यह बताया जाता है कि भारतीय जनता का नेतृत्व करने की जिन्ना की आकांक्षा थी, परंतु गांधी जी के उदय के बाद नेतृत्व गांधी जी की ओर मुड़ गया। सामान्य लोगों में धार्मिक भावना जगाकर महात्मा गांधी ने अपना नेतृत्व प्रस्थापित किया, ऐसी जिन्ना की धारणा हुई। इस निराशा से जिन्ना ने ऐसा सोचा कि सारे राष्ट्रीय आंदोलन का नेता वो कम से कम गांधी जी की ही श्रेणी का मुस्लिम समाज का नेता मैं बनूं। जिन्ना बहुत स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी थे, इसलिए गांधी जी का उदय और उनके नेतृत्व को बढ़ावा मिल रहे उन्हें अखरता रहा। जिन्ना की भूमिका बदलने का यह भी एक प्रमुख कारण है। स्वतंत्र वीर दा सावरकर ने 1847 के स्वतंत्रता संग्राम के विषय में अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है कि मुसलमान हिंदुओं की ही तरफ प्रखर राष्ट्रवादी हैं। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का प्रभाव मुस्लिम लीग के नेताओं पर पड़ा, उसी तरह हिंदुत्ववादियों पर भी पड़ा। कल जिन्हें राष्ट्रवादी कहा जाता था, उन्हें राष्ट्रद्रोही कहने में राष्ट्रभक्ति समझने जाने लगी। इसलिए 1937 के अहमदाबाद के हिंदू महासभा के अधिवेशन के अध्यक्ष के नाते भाषण देते हुए सावरकर कहते हैं, आज हिंदुस्तान एक दिल और एक मत राष्ट्र ऐसा मानने की गलती हम ना करें, बल्कि इस देश में मुख्यतः हिंदू और मुसलमान ये 2 राष्ट्र हैं, ऐसा ही मानना होगा। महाराष्ट्र हिंदू महासभा कार्याचा इतिहास शंकर रामचंद्र दाते। शंकर रामचंद्र दाते अर्थात मामा राव दाते, जो सावरकर के कट्टर भक्त और अनुयायी थे। प्रस्तुत वाक्य उन्हीं के लिखे हिंदू महासभा कार्याचा इतिहास पुस्तक से लिया गया है। भारत के विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार हैं, इन्हीं के कारण विभाजन हुआ, ऐसा प्रचार किया जाता है। महात्मा गांधी की राजनीति को मुसलमान त्रुटिकरण की राजनीति के रूप में हमेशा सामने रखा गया, जिससे गांधी ही विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा जनता में भ्रम फैला।
इसी कारण विभाजन संबंधी गांधी जी की भूमिका क्या थी, इसका विस्तार से विश्लेषण आवश्यक है। हिंदू धर्मवादी, मुस्लिम धर्मवादी और जिन्ना में काफ़ी समानताएं नजर आती है। विभाजन के संदर्भ में गांधी जी की भूमिका का विचार करने से पहले इन दोनों धर्मांध विचारों की समानता का मामूली सा लगने वाला उदाहरण विषयांतर के बावजूद सामने रखना आवश्यक है। गांधी जी महात्मा कहे जाते थे, पर मुस्लिम लीग के नेता बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को महात्मा कहना अस्वीकार किया। विभाजन के संबंध में गांधी जी से चर्चा करने के लिए जब जिन्ना राजी हुए, तब 5 अगस्त 1944 को अखबारों को दिए वक्तव्य में जिन्ना ने गांधी जी को महात्मा कहा। सुविधाजनक हो तभी जिन्ना गांधी जी को महात्मा कहते थे। हिंदुत्ववादियों की नीति भी वही है। 1991 में उत्तर के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता आई। तब भाजपा ने गांधी जी को महात्मा एवं राष्ट्रपिता मानने से इनकार किया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय भाजपा ने गांधी जी का गांधीवाद स्वीकार किया था। यह धर्मवादी राजनीति का अवसरवादी तरीका है। विभाजन टालने के लिए गांधी जी ने वायसराय को एक 9 मुहद्दों वाली योजना प्रस्तुत की थी। वह इस प्रकार है। पहला, मंत्रिमंडल बनने का विकल्प जिन्ना को दिया जाए। दूसरा, मंत्रियों को चुनने का पूरा अधिकार जिन्ना का हो। फिर वे मंत्रिमंडल में सब मुसलमान मंत्री समाविष्ट करें या मुसलमानों के सिवाय मंत्रिमंडल बनवाने का या सब जाति धर्मों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दे। तीसरा, सब भारतीयों के हित के कार्यक्रम में अगर जिन्ना चाहे तो कांग्रेस सभी प्रकार से सहयोग करने की हामी भरेगी। चौथा, किन बातों में भारतीयों का हित है और किन बातों में हित नहीं है, यह व्यक्तिगत तौर पर लॉर्ड माउंटेन बेटन एक पंच की तरह तय करेंगे। 5, पूरे देश में शांति रहे, इसके लिए जिन्ना स्वयं लीग के नाम से या जिन्ना जिस पक्ष की सरकार बनाएंगे उस पक्ष के नाम से प्रयत्न करेंगे। छठा, इस सीमा में रहकर पाकिस्तान विषयक अपनी अवधारणा जिन्ना सत्ता हस्तांतरण से पहले सामने रखेंगे। 7वां, नेशनल गार्ड या खानगी सेना नहीं रहेगी। 8वां, विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत हो, तब भी इस बहुमत का उपयोग कांग्रेस मुस्लिम लीग के विरोध में नहीं करेगी। सब भारतीयों के हित और कल्याण की जो योजनाएं लीग की सरकार बनाएगी, उन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को कांग्रेस मंजूरी देगी। 9वां, अगर जिन्ना इस योजना को स्वीकार न करे तो यह योजना कांग्रेस के सामने रखी जाएगी। गांधी जी के यह योजना वायसराय ने पसंद की थी। गांधी जी इस योजना के संबंध में सेना प्रमुख लॉर्ड इसमे से चर्चा करें, जिससे लॉर्ड इसमे गांधी जी की योजना को तकनीकी दृष्टि से आवश्यक रूप दे। ऐसा सुझाव वायसराय ने दिया था। विभाजन टालने के लिए गांधी जी ने किस सिरे तक जाकर जिन्ना के सामने विकल्प रखा था, इसकी कल्पना उनकी उक्त 9 मुद्दों वाली योजना से की जा सकती है। गांधी जी ने राजा जी की योजना को मान्यता दी थी। उस योजना में विभाजन के तत्व को पूर्णतः मान्यता नहीं दी गई थी। उसमें काफ़ी अगर मगर थे। अतः पहले राजा जी की योजना को समझना आवश्यक है। पहला, आज़ाद भारत के संविधान के विषय में आगे दी गई शर्तें मान्य होंगे, पर मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी को मान्यता देगी और संक्रमण काल में
अंतरिम सरकार की स्थापना में कांग्रेस से सहयोग करेगी। दूसरा, युद्ध समाप्त होने पर वायव्य और ईशान्य भारत के एक दूसरे से सटे हुए मुस्लिम बहुल जिलों की पुनर्रचना के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी। पुनर्रचित जिलों में पौड़ मतदान द्वारा या किसी व्यावहारिक तरीके से सर्वसम्मतिपूर्वक हिंदुस्तान से अलग होने के विषय में निर्णय लिया जाएगा। बहुमत से स्वतंत्र सार्वभौम राज्य स्थापना का निर्णय हुआ। तो किस राज्य में शामिल होना है, इसका निर्णय लेने का अधिकार सीमावर्ती जिलों को रहेगा। तीसरा, सर्वमत लेने से पहले सभी पक्ष अपनी भूमिकाएं स्पष्ट कर सकेंगे। चौथा, अलग होने का तय हुआ तो सुरक्षा, व्यापार, आवागमन और अन्य आवश्यक मुद्दों पर दोनों राष्ट्रों में करार किया जाएंगे। पांचवा, जनसंख्या की अदला बदली वहाँ के लोगों पर निर्भर रहेगी। छठा, अंग्रेजी शासन पूर्ण स्वाधीनता देने वाला हो तथा हिंदुस्तान के शासन की जिम्मेदारी संक्रमित करने वाला हो तो ही ये शर्तें बंधनकारिक रहेगी। इस योजना के संबंध में 17 जुलाई को राजा जी ने जिन्ना को चिट्ठी लिखी और गांधी जी की योजना को स्वीकृति है यह तार द्वारा 30 जून को सूचित किया। योजना स्वीकृत नहीं है यह 2 जुलाई को तार द्वारा जिन्ना ने राजा जी को सूचित किया। राजा जी की योजना के तहत आज ही को तरह विभाजन होने वाला होता तो योजना अस्वीकृत करने का कोई कारण ही ना था। मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी के समक्ष जिन्ना ने 30 जुलाई को राजा जी की योजना रखी। उस समय जिन्ना ने कहा कि गांधी जी असंदिग्ध शब्दों में पाकिस्तान की मांग स्वीकार करें और पाकिस्तान से हाथ मिलाएं। इससे हिंदी लोगों की आज़ादी समीप आएगी। हिंदू मुसलमानों के एकमत हुए बगैर आज़ादी नहीं मिलेगी। राजा जी की योजना का अर्थ है लंगड़ा लूल्हा, टुकड़ों का पाकिस्तान। गांधी ऐसा ही पाकिस्तान देना चाहते हैं। यह योजना सामने रखकर राजा जी और गांधी जी घोड़े के आगे गति जोत रहे हैं। अंग्रेज अगर सत्ता छोड़े तभी यह योजना अमल हो सकती है। इसलिए मुस्लिम लीग को यह योजना मंजूरी नहीं। तात्पर्य यह कि गांधी जी द्वारा मान्य राजा जी की योजना जिन्ना ने फेंक दी, अतः हिंदुत्ववादियों की यह बात निराधार हो जाती है कि गांधी जी ने राजा जी की योजना को मान्यता दी, इसलिए विभाजन हुआ। स्वयं गांधी जी ने जो 9 मुद्दों वाली योजना रखी थी वह भी जिन्ना को मंजूर न थी। गांधी जी को विभाजन मंजूर न था। यह बात तो ये 2 घटनाएं सिद्ध करती है। साथ ही विभाजन टालने के लिए गांधी जी ने जिन्ना के सामने विविध विकल्प रखे थे। यह बात भी स्पष्ट होती है कुछ भाग भारत से अलग कर पाकिस्तान बनाने के सपने क्यों देखते हैं। पूरे भारत को पाकिस्तान मानकर उसका कारोबार संभालिए। आप प्रधानमंत्री बनिए, पूरा मंत्रिमंडल मुस्लिम लीग का बनाइए, आपकी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा मंत्रिमंडल बनाइए, पर पाकिस्तान की मांग छोड़ दीजिए। ऐसी विनती गांधी जी जिन्ना से करते थे। मुसलमानों को खुश करने के लिए वे यह विनती नहीं कर रहे थे, अपितु हर कीमत पर वे भारत की अखंडता कायम रखना चाहते थे। यही बात यहाँ स्पष्ट होती है। परंतु इन बातों पर विचार की जिम्मेदारी किए बगैर ही हिंदुत्ववादी विभाजन की जिम्मेदारी गांधी जी के माथे मढ़ते हैं। जिन्ना के साथ हुई बातचीत का वृत्तांत सुब्रतित रूप में गांधी जी ने राजा जी को बताया। गांधी जी ने राजा जी से कहा, आपकी योजना का जिन्ना ने अनादर किया है और आप व्यर्थ टांग अड़ा रहे हैं। ऐसा माना
मैंने जिन्ना से कहा कि राजा जी की योजना को मेरी मंजूरी है, आप भी उसे मंजूरी देकर पाकिस्तान यह नाम दीजिए। लाहौर के प्रस्ताव के विषय में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव जिन्ना मुझसे बात करने लगे। तब मैंने कहा, हम राजा जी के प्रस्ताव पर बात करेंगे, आप मुझे उसकी त्रुटियां दिखा दीजिए। परंतु जिन्ना कुछ भी मानने के लिए राजी न थे। चर्चा के प्रारंभिक भाग के संबंध में राजा जी को इस तरह बताने के बाद चर्चा का अगला अंश बताते हुए गांधी जी कहते हैं, उन्हें तुरंत पाकिस्तान चाहिए, आज़ादी के बाद नहीं। अगर विभाजन ही होना है तो वह कैसे किया जाए, यह भारतीय नेता और जिन्ना आपस में चर्चा से तय करेंगे। राजा जी का प्रस्ताव इस बात का विरोध करता था कि भारत के विभाजन के बाद अंग्रेज सत्ता छोड़ेंगे। भारत और पाकिस्तान को एक ही साथ आज़ादी मिले, ऐसा जिन्ना का आग्रह था। हम एक मत से प्रस्ताव बनाकर उसे अंग्रेजों के सामने रखेंगे, हमारा प्रस्ताव वे मंजूर करे, ऐसा उनसे कहेंगे। इस तरह गांधी जी जिन्ना से कहते थे, अंग्रेज विभाजन की योजना बनावे, विभाजन करे, वह विभाजन हम पर बंधन कारक रहेगा, ऐसा मैं अंग्रेजों से नहीं कहूँगा। यह बात आग्रहपूर्वक गांधी जी ने जिन्ना से कही थी, पर जिन्ना इसी जिद पर अड़े रहे कि हमारा पाकिस्तान अलग चाहते हैं। मुस्लिम लीग मुसलमानों का बड़ा संगठन है, आप उसके नेता हैं, यह मुझे मंजूर है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि सभी मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं। ऐसा जवाब मैंने जिन्ना को दिया। आप जिस हिस्से का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वह मतदान कराकर कितने लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, यह हम तय करेंगे, ऐसा भी मैंने जिन्ना को सुझाया। लेकिन इसके लिए भी जिन्ना राजी ना हुए। जिन्ना के साथ हुई पहले दिन की चर्चा के विषय में गांधी जी ने राजा जी को यह जानकारी दी। उससे यही स्पष्ट होता है कि गांधी जी को विभाजन मंजूर नहीं था। फिर भी गत कुछ वर्ष से हिंदूवादी इस प्रचार में लगे हैं कि गांधी जी के कारण विभाजन हुआ। स्कूल कॉलेजों में सिखाए जाने वाले इतिहास एवं इतिहास विषय अज्ञान के कारण मुसलमानों के प्रति द्वेष का विष जनता के मन में काफ़ी फैल गया है। इसलिए हिंदुत्ववादियों की धारणा है कि गांधी जी की विचारधारा को रोकने के लिए इस तरह का प्रचार आवश्यक है, उससे भले ही सत्य की मृत्यु क्यों न हो जाए। इसलिए गांधी जी विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा प्रचार करते हैं। देश की एकता बनाए रखने की दृष्टि से गांधी और विवेकानंद के विचार एक जैसे हैं। विवेकानंद कहते हैं, विभिन्न जातियां आपस में झगड़ती रहे, यह ठीक नहीं, उससे कौन सा लाभ होगा। ऐसे झगड़ों से हम और बढ़ते जाएंगे, अधिक दुर्बल हो जाएंगे, हमारी अधिक अवनति होगी। जन्म के कारण मिलने वाले विशेषाधिकार के दिन अब बीत गए। भारत के अंग्रेजी शासन का यह वरदान ही मानना चाहिए। जातिगत अधिकारों को नष्ट करने का श्रेय मुसलमान शासकों को भी देना होगा। उनका शासन पूर्णतः बुरा न था। कोई भी बात पूर्णतः बुरी या पूर्णतः अच्छी नहीं होती। भारत पर मुसलमानों की विजय गरीबों और दलितों की उन्नति का कारण बना, इसलिए हम में से 20% लोग मुसलमान बने। यह केवल तलवार से नहीं हुआ, तलवार और बंदूकों से यह हुआ, ऐसा समझना नीरा पागलपन होगा। गांधी मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, ऐसा कहे तो मुसलमानों के विषय में ये और इसी तरह के अन्य विश्लेषण करने वाले विवेकानंद के विषय में क्या कहा जाए। महात्मा गांधी मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, ऐसा हिंदुत्ववादियों का दावा है। इसके समर्थन में वे कहते हैं कि गांधी जी तो जिन्ना को प्रधानमंत्री भी बनाना चाहते थे।
मुस्लिम लीग को मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहते थे, पर लोकमान्य तिलक की भूमिका इससे भिन्न न थी। तिलक जी की ही भूमिका गांधी जी सामने रख रहे थे, ऐसा कहा जा सकता है। लखनऊ समझौते के समय किया हुआ भाषण उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। उस भाषण में तिलक जी ने कहा था, हमें विदेशी शासन से लड़ना है। इस लड़ाई में सफलता प्राप्त करनी हो तो आपस के झगड़े किसी तरह निपटने होंगे। जाति धर्म के सब मतभेद मिटाकर हमें एक स्वर में मांग करनी होगी। ऐसा करते हुए मुसलमानों को अधिक अधिकार मिले, यह अंग्रेज मुसलमानों के हाथों या भारत के किसी भी जाति को सारा राज्य दे दे, तब भी हमें दुविधा में ना पड़ना चाहिए। भारत से ब्रिटिश सत्ता नष्ट हो और भारत आज़ाद हो, इस दृष्टि से हमने यह समझौता, लखनऊ समझौता किया है। हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर महात्मा गांधी ही नहीं थे, नया महादेव गोविंद रनाडे भी यही बात कहते थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर इस विशाल देश की प्रगति असंभव है। यह सीख हमें इतिहास से लेनी होगी। अकबर और उसके सलाहकारों के दिखाए मार्ग पर चलने का नियम हमें अपनाना होगा और औरंगजेब द्वारा की हुई गलतियों को निश्चयपूर्वक टालना होगा। गांधी जी का राजनीतिक क्षेत्र में उदय होने से कई वर्ष पहले यह बात न्यू रनाडे ने कही थी। जाति द्वेष का विष फैलाने का प्रयास आज़ादी के पहले से चल रहा है। उसकी परिणति विभाजन के रूप में हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं, हिंदुत्ववादियों की कट्टरता भी विभाजन का एक कारण थी। विभाजन के पश्चात उसके विरोध में आवाज़ उठाना, यह बात खून करने के बाद खूनी मनुष्य का यह कहना कि मुझे खून मंजूर नहीं है, इस तरह की बात हुई। एक बात साफ समझ लेना जरूरी है, अखंड भारत की बार बार गुहार करने वाला जनसंघ अब भाजपा और हिंदुत्व का भ्रष्ट पक्ष लेने वाले उससे भी पहले कि हिंदूवादी दोनों के विभाजन के संबंध में अंग्रेजों और मुस्लिम लीग की सहायता की है। मुस्लिम हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहे, इस दिशा में इन लोगों ने किसी तरह के प्रयत्न नहीं किए। हिंदूवादी अखंड हिंदुस्तान की लंबी चौड़ी बातें करते हैं। विभाजन के विरोध में उन्होंने क्या किया? अपनी शक्ति के अनुसार उन लोगों ने कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाया? विभाजन के विरोध में बोलने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई नैतिक आधार ही नहीं है। संघ ने आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा ही नहीं लिया था। फिर विभाजन के विरोध में आंदोलन करने का सवाल ही नहीं उठता। आज़ादी के आंदोलन में जिन संगठनों ने अपना सहयोग नहीं दिया, उनके नेताओं को आज़ादी और विभाजन के विषय में बोलने का कोई नैतिक आधार ही नहीं हो सकता। विभाजन के बावजूद भारत को आज़ादी तो मिली, पर विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण है। विभाजन अंग्रेज, मुस्लिम लीग और हिंदुत्ववादियों की राजनीति का फल है। आज़ादी का सूरज निकल रहा था, तब ये लोग मातम मना रहे थे। ऐसे लोगों को इस देश के विषय में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। गांधी जी को विभाजन के लिए दोषी मानने का भी उन्हें कोई अधिकार हो सकता है क्या? जो संगठन आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे और जिन संगठनों ने विभाजन के विरोध में आंदोलन किया हो, उन्हें ही गांधी जी को दोष देने का अधिकार है। वैसे तो 1940 तक जिन्ना भी अखंड हिंदुत्ववादी थे, फिर वे पाकिस्तानवादी क्यों बने? इस विषय में आत्मसंशोधन आवश्यक है। प्रांतों की पूर्ण रचना कर मुस्लिम बहुसंख्या बल वाले एक दो राज्य बनाना आवश्यक है। यह बात 1937 के चुनाव के बाद सर मोहम्मद इकबाल पत्र लिखकर जिन्ना को कहते रहे, पर जिन्ना ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। आगे का भाग सुनने के लिए बने रहिए एक नई खोज के साथ। धन्यवाद।